प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस कहावत को आप सभी जानते हैं। इसे मानने और समझने की जरूरत है। फिर कैसी भी असफलता हो, आपका मन कभी हार नहीं मानेगा। प्यारे सज्जनों, जीवन किसी भी परीक्षा से ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आप अपने जीवन में हार का सामना कर रहे हैं, दुख, परेशानी और संकटों से घिरे हुए हैं, तो सबसे पहले डरने या घबराने के बजाय आगे की सोचें। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो छोटी असफलताओं, निराशाओं के बावजूद वो आगे बढ़े और उन्होंने बड़ी सफलता को प्राप्त किया। किसी ने सच ही कहा है, नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। आज की कहानी एक गरीब राजा की है जो एक छोटे से राज्य में शासन किया करता था, जिसका नाम चंद्रपाल था। राजा चंद्रपाल के राज्य की सीमाएं भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी प्रजा और उसका राज्य किसी समय काफी समृद्ध और खुशहाल था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता उदाहरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा उसे भगवान के समान मानती थी, क्योंकि उसने हमेशा अपने राज्य के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी। राजा चंद्रपाल ने अपने शासनकाल में कई उत्कृष्ट कार्य किए। उसने राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, सड़कें बनवाई, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं जुटाई। इसके अलावा उसने व्यापारियों को प्रोत्साहन देकर के राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक समय था जब राज्य का खजाना सोने चांदी से भरा रहता था और राज्य के लोग संपन्न और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजा के भाग्य में भी परिवर्तन आने लगा। राज्य में अचानक से कई विपत्तियां आ गई। पहले राज्य में सूखा पड़ा, जिससे किसान अपनी फसलें उगाने में असफल रहे। फिर एक महामारी ने राज्य के पशुओं को ग्रसित कर दिया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। व्यापारी अब राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इन कठिनाइयों के कारण राजा का खजाना खाली होने लगा और धीरे धीरे राजा को भी गरीबी का सामना करने पड़ा। राजा चंद्रपाल, जो कभी महलों में शानो शौकत के साथ रहता था, अब खुद को एक साधारण जीवन जीने पर मजबूर पाता था। उसके महल की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थी और वहां की रंगीन सजावटें धूल में मिल गईं। भोजन की भी कमी हो गई और महल के रसोई घर में भी अक्सर खाली बर्तन ही दिखते थे। राजा और उसका परिवार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहनने को मजबूर हो गया। लेकिन राजा के दिल में अब भी वही प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा थी। वह अपनी गरीबी को लेकर के अधिक चिंतित नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी प्रजा की हालत। वो रातों को जाग जाग कर यही सोचता रहता कि कैसे वो अपने राज्य को फिर से समृद्ध बना सके और कैसे वो अपनी प्रजा की कठिनाइयों को दूर कर सके। राज्य की प्रजा भी दरिद्रता से बहुत दुखी थी। वे लोग जानते थे कि राजा चंद्रपाल हमेशा उनके भले के लिए ही काम करता है और प्रजा की वर्तमान स्थिति उसके दिलों को छू जाती। हर कोई चाहता था कि राज्य फिर से वैसे ही समृद्ध हो जाए जैसे वो पहले था, लेकिन प्रजा भी मजबूर थी, क्योंकि राज्य की स्थिति ऐसी थी कि कोई भी विशेष मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा चंद्रपाल ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों और सभासदों को बुलाया। सभी को इस बात का आभास था कि राजा अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है। राजा की गंभीर मुद्रा ने दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया। राजा ने शांत स्वभाव से कहा, मैंने हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर के संकट से उबरने का उपाय खोजें। हमारे पास अब धन नहीं है, लेकिन हमारे पास विश्वास और श्रम की शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब इस स्थिति से उबर सकते हैं। राजा के इन शब्दों ने दरबार में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। सभी मंत्री और सभासद राजा के साथ मिलकर के समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हो गए। राजा को यह समझ आया
कि केवल दरबारियों का सहयोग पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए उसे प्रजा की भी मदद चाहिए। राजा ने जनता से सीधे संवाद किया। उसने कहा, मेरे प्रजाजनों, मैं आपकी पीड़ा से भली भांति अवगत हूँ और मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन अगर हम सभी मिलकर के काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो ये कठिन समय भी बीत जाएगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने हिस्से का योगदान दें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर हम सभी अपनी अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़ेंगे तो हम सब इस संकट को हरा सकते हैं। प्रजा ने राजा की इस अपील को बहुत गंभीरता से लिया। गांव गांव में लोग इकट्ठा होने लगे और अपने अपने तरीके से राज्य को बचाने के लिए उपायों पर विचार करने लगे। किसान अपने खेतों में दुगने परिश्रम से काम करने लगे। व्यापारी नए व्यापारिक मार्गों की खोज में निकल पड़े और कारीगर नए नए उत्पाद बनाने में जुट गए ताकि राज्य को फिर से समृद्ध बनाया जा सके। हर कोई जानता था अगर राज्य को बचाना है तो उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। राजा चंद्रपाल भी अपने महल में बैठने के बजाय प्रजा के साथ काम करने लगा। वह खेतों में जाकर के किसानों से मिलता, उनकी समस्याओं को समझता और उनका समाधान सुझाता। राजा का ये व्यवहार उसकी प्रजा के दिल में और भी गहरा स्थान बना रहा था। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगे। लोग अब अपनी गरीबी से निराश नहीं थे, बल्कि अपने राजा की नेतृत्व में एक खास उत्साह से काम कर रहे थे। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। राज्य के खजाने में अभी भी धन की कमी थी और कई ऐसे निर्माण कार्य थे जो बिना धन के पूरे नहीं हो सकते थे। राजा को इस बात की चिंता सता रही थी कि राज्य को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक धन कहां से आएगा। उसने अपनी सभी मंत्रियों और सलाहकारों से इस विषय पर सलाह ली, लेकिन कोई भी ठोस उपाय सामने नहीं आया। इसी बीच एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मंत्री महामंत्री वासुदेव राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है हमारे राज्य की सीमाओं से परे एक बहुत बड़ा धन का भंडार है, जिसे धन की गुफा कहा जाता है। ये गुफा बहुत दूर एक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस गुफा तक पहुंच जाए, उसकी पहेली को हल कर दे, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर आप उस गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए तो हमारे राज्य की सारी समस्याएं हल हो सकती। राजा चंद्रपाल ने इस सुझाव पर गहराई से विचार किया। वो जानता था कि ये यात्रा बहुत ही जोखिम भरी होगी, लेकिन अपने राज और प्रजा के भविष्य के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजा ने निर्णय लिया कि वो स्वयं इस यात्रा पर जाएगा और धन की गुफा तक पहुंचने का प्रयास करेगा। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धाओं और मंत्रियों के साथ योजना बनाई। इस साहसिक यात्रा की शुरुआत होने वाली थी और राजा ने प्रजा को उस यात्रा की जानकारी दी। उसने वादा किया कि वो हर संभव प्रयास करेगा ताकि राज्य की स्थिति फिर से सुधर सके, और प्रजा ने भी अपने राजा को शुभकामनाएं दी और उसकी सुरक्षा की प्रार्थना की। राजा चंद्रपाल ने अपनी यात्रा शुरू की। वो जानता था कि यात्रा केवल धन की खोज की नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, धैर्य और उसकी सच्चाई की परीक्षा थी। गुफा का रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज नदियां, इन सब का सामना करना था। लेकिन राजा के कदम यही नहीं रुके। उसके साथ कुछ विश्वासपात्र साथी थे जो राजा के साहस और नेतृत्व पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा और उसके साथी धन की गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर अंकित था, सच्चाई और ईमानदारी के बिना इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। स्वार्थी और लोभी इस द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। राजा चंद्रपाल ने ये शिलालेख पढ़ करके मन ही मन सोचा कि उसका इरादा धन जुटाने का नहीं, बल्कि अपने राज और प्रजा की भलाई के लिए है। उसने ईश्वर का ध्यान किया और फिर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही अचानक एक चमकदार प्रकाश ने सबको घेर लिया। राजा और उसके साथियों ने देखा कि गुफा के मध्य में एक विशाल खजाना रखा, लेकिन उससे पहले एक वृद्ध तपस्वी वहां बैठे, जिनके चेहरे पर शांति और तेजस्विता थी। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं यहाँ अपने राज और प्रजा की भलाई के लिए आया हूँ।
मुझे सोने और हीरे मोती की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे राज को फिर से समृद्ध कर सके। उस तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धन संपत्ति की खोज में यहाँ आने वाले कभी भी कुछ लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन तुमने सही कहा, तुम्हें स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुमने प्रजा की भलाई का मार्ग चुना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी सेवा भावना तुम्हारा असली खजाना है। तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, किसी भी राज की समृद्धि केवल धन से नहीं होती। समृद्धि का असली आधार परिश्रम, सच्चाई और एकजुटता है। अगर तुम अपनी प्रजा को उस दिशा में मार्गदर्शन करोगे और उन्हें सच्चाई और मेहनत के महत्व को समझाओगे, तो तुम्हारा राज फिर से स्वर्णिम युग की ओर बढ़ जाएगा। राजा ने तपस्वी के वचनों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने हृदय में उतारा। उसने तय किया कि वो अपनी प्रजा को धन के पीछे भागने के बजाय परिश्रम और सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। राजा ने उस तपस्वी से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य को लौटने का निर्णय किया। जब वो राज में पहुंचा तो उसकी प्रजा ने उसका स्वागत किया। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। राजा ने एक सभा बुलाई और सभी को अपने अनुभव बताया। राजा ने कहा, धन केवल एक साधन है, लेकिन सच्ची समृद्धि मेहनत और एकजुटता। अगर हम सभी मिलकर के काम करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो हम अपने राज्य को फिर से समृद्ध कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपनी जरूरतों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। आपसे न तो हम भाग का इंतजार करेंगे और न ही किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करेंगे। हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर लिखेंगे। राजा के प्रेरणादायक शब्दों ने प्रजा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अब पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगे। किसानों ने अपनी भूमि पर नई तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने खेतों में अधिक मेहनत करने लगे। व्यापारी अपने काम में नए नए तरीके अपनाने लगे, जिससे व्यापार फिर से फूलने फलने लगा। कारीगरों ने अपने हुनर का प्रयोग करके नए नए सामान बनाने शुरू कर दिए, जो कि दूसरे राज्यों में बिकने लगे। राज्य में फिर से धीरे धीरे धन की आवक होने लगी। राजा खुद भी प्रजा के साथ मिलकर के काम करता। वो खेतों में जाकर के किसानों से मिलता, उनकी कठिनाइयों को सुनता, उसका हल ढूंढता। वो कारीगरों के काम को बारीकी से देखता और उन्हें अपने हुनर में सुधार लाने का सुझाव देता। राजा का ये व्यवहार उसकी प्रजा के दिल में और भी गहरा स्थान बनाने लगा। हर कोई राजा की ईमानदारी और उसकी मेहनत से प्रेरित था। कुछ ही महीनों के भीतर राज्य की स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया। राजा फिर से समृद्ध होने लगा। व्यापारियों के कारवे फिर से राज्य की सीमाओं पर दिखने लगे। राज्य की सड़कों पर खुशहाली लौट आई और बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। महल के खजाने में भी धीरे धीरे धन जमा होने लगा। राजा चंद्रपाल ने अपनी प्रजा के साथ मिल करके वो सब कर दिखाया जो पहले असंभव लग रहा था। लेकिन राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य की समृद्धि केवल धन तक सीमित न रहे। उसने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया। उसने अपने राज्य में ऐसे विद्यालय खोले जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और सच्चाई के महत्व को भी सिखाया गया। राज्य के लोग अब न केवल धन के पीछे भागने लगे, बल्कि सच्चाई, परिश्रम और सेवा को अपने जीवन का अंग बना चुके थे। राजा चंद्रपाल ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सच्चाई और परिश्रम से हराया न जा सके। राज्य की समृद्धि अब केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि अंदर से भी लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि उनकी असली शक्ति उनके भीतर है, जो कि है मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम। राज्य के पुनर्निर्माण में राजा और उसकी प्रजा ने एकजुटता, मेहनत और विश्वास से जो उदाहरण पेश किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। राजा चंद्रपाल ने न केवल राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि उसने अपने राज्य में ऐसे आदर्शों को जन्म दिया जो उससे सच्ची समृद्धि की ओर ले गए। प्यारे सज्जनों, ये गरीब राजा की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चाई, मेहनत और एकजुटता से उसका सामना करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। धन का महत्व तभी तक है जब हम मेहनत और सच्चाई से उसे प्राप्त करें।
राजा चंद्रपाल ने अपनी गरीबी को हार मानकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत और प्रजा के साथ मिलकर के उसने राज्य को फिर से समृद्ध कर दिखाया।